Hello everyone, I am Anuradha Priyadarshini and once again welcome to my channel Current Affairs with Anuradha। आज मैं आप लोग के साथ फरवरी 2021 का प्रतियोगिता दर्पण डिस्कस करूंगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, इससे पहले मैं आप लोगों के साथ जनवरी और फरवरी का मेमोरेबल पॉइंट्स एंड स्पोर्ट्स का सेक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इन तीनों सेक्शंस को, मेमोरेबल पॉइंट्स, स्पोर्ट्स और प्रतियोगिता दर्पण का जो मैं फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन लेकर के आती हूँ, अगर आप ये तीनों सेक्शंस देख लेते हैं तो आपका किसी एक पर्टिकुलर मंथ का पूरा प्रतियोगिता दर्पण कवर हो जाता है। और आज मैं आप लोग का फरवरी 2021 का जो प्रतियोगिता दर्पण है उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक आईडी है करंट अफेयर्स विद अनुराधा और मेरा इंस्टा आईडी है प्रियदर्शनी अनुराधा। आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी मैं आप लोगों को बहुत सारे अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जाम्स देती रहूँगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा पहला न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर और ओरछा ये दो हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश के। अभी रिसेंटली इनको ऐड किया गया है लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ अंडर इट्स अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। और ये अनाउंसमेंट जो है रिसेंटली 7 दिसंबर 2020 को गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। अगर मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताऊँ तो पहले आप इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस का, aims at promoting world peace and security through international cooperation in education, the sciences and culture। अब जो इन दो सिटीज़ को, जो मध्य प्रदेश की दो सिटीज़ हैं ग्वालियर और ओरछा, अब जब इनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ का टैग लग गया है इनके ऊपर, तो गवर्नमेंट जो यहाँ पे स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वहाँ पे मास्टर प्लान बना रही है इन दो सिटीज़ में जितने भी हिस्टोरिकल पोर्ट्स वगैरह हैं उनकी ब्यूटिफिकेशन के लिए बना रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यूनेस्को की टीम जो है वो 2021 में आकर के इन दो हिस्टोरिकल सिटीज़ को विजिट करेगी और इनके जो डेवलपमेंट के लिए, इनके कंजर्वेशंस के लिए वो उस हिसाब से प्लान वगैरह प्रिपेयर करेगी। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट, विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम लेपर्ड्स। तो ये जो मैक्सिमम, अगर आप लेपर्ड्स की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश में है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। उनके द्वारा रिसेंटली ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी और कहा गया था कि 2014 में जो लेपर्ड्स का पॉपुलेशन है वो 8000 है, वहीं अगर आप 2018 में देखेंगे तो 12000 हो गया था। और ये भी कहा गया था कि मैक्सिमम जो लेपर्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश में फाउंड किए जाते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा था कि 3421 लेपर्ड्स मध्य प्रदेश में है, फॉलोड बाय कर्नाटका जहाँ पे 1783 लेपर्ड्स हैं। अगर आप महाराष्ट्र की बात करेंगे वो थर्ड नंबर पे आता है लेपर्ड्स के नंबर में, और यहाँ पे 1690 लेपर्ड्स पाए जाते हैं। अगर आप रीजन वाइज भी देखेंगे तो हाईएस्ट लेपर्ड्स जो है वो आपको सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, इसके बाद आपको ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश जो है सेंट्रल इंडिया में आता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ लेपर्ड्स जो है इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि यहाँ पर पाया जाता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियाज फर्स्ट हॉट एयर बलून सफारी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये जो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है, और अभी रिसेंटली वहाँ पे ये जो हॉट एयर बैलून्स है इसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। और कहा गया है, देखिए, ये हॉट एयर बैलून्स जो सर्विसेज है ये ऑपरेट किया जाएगा बाय जयपुर बेस्ड स्काई वर्ल्ड, जो एक कंपनी है उसके द्वारा वहाँ पे लॉन्च किया गया है, और उन्हीं के द्वारा ये सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। और कहा जा रहा है कि इसके आने से क्या होगा कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टूरिज्म जो है अट्रैक्ट होंगे, लोग इस बंधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है इसको देखने के लिए आएंगे। और इसी के साथ साथ ये सर्विस जो है वो डिफरेंट, जो मध्य प्रदेश में जितने भी डिफरेंट टाइगर रिजर्व है, चाहे आप कान्हा देखेंगे, पाना टाइगर रिजर्व देखेंगे, इन सारों जगहों पे भी इस सर्विसेज को बहुत जल्दी ऑपरेट किया जाएगा। इसके 2-3 फायदे बताए जा रहे हैं। पहला, आपका टूरिज्म बढ़ेगा, जैसे फॉरेन कंट्रीज वगैरह में भी होता है, जैसे अफ्रीका वगैरह के फॉरेस्ट वगैरह में होता है कि टूरिस्ट जो होते हैं वो हॉट एयर बैलून्स में जाकर के बैठ करके जो जंगल सफारी है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब ये सर्विस इंडिया में भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये पहला सर्विस जो है इंडिया के बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पे ये सर्विसेज स्टार्ट की गई है।
चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 3 लेन कोइलवर ब्रिज इन बिहार। द ब्रिज इज लोकेटेड इन विच रिवर? ये ब्रिज जो है वो सोन रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। अभी रिसेंटली जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनॉग्रेट किया था। ये एक 3 लेन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग एक ब्रिज बनाया जा रहा है सोन रिवर के ऊपर, जिसकी अगर आप टोटल कॉस्टिंग देखेंगे तो 266 करोड़ रुपीज़ टोटल कॉस्टिंग इस ब्रिज को बनाने में आएगी। हालांकि यहाँ पे अभी तक 2 लेन का एक ब्रिज एग्जिस्ट कर रहा था फॉर बोथ रेल एंड रोड ट्रैफिक, और ये 138 साल पुराना ये ब्रिज था। देखिए, जब इन्होंने इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया था उस टाइम पे बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव भी इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया था, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि बक्सर जो है उसको हैदारिया से कनेक्ट करेगा। और ऐसा माना जा रहा था कि ये जो 17 किलोमीटर लॉन्ग लिंक रोड है, इसका डीपीआर जो है वो जून 2021 तक तैयार कर दिया जाएगा। इसी तरह उन्होंने मोकामा मुंगेर एक रोड भी के बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। 70 किलोमीटर एक लंबा रोड बनाया जाएगा, जिसका भी डीपीआर अप्रैल 2021 तक रेडी कर दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर को बरौनी से भी बहुत जल्दी वो कह रहे थे कि इसकी कनेक्टिविटी को भी काफ़ी जल्दी अच्छा किया जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट इनिशिएटिव बिहार के डिफरेंट पार्ट में, जैसे एक जनकपुर धाम करके एक रोड उन्होंने बनाया था, जिसको राम जानकी मार्ग जो है उसका पार्ट रहेगा। उसके भी उन्होंने डीपीआर की बात कही थी कि उसका डीपीआर भी मई 2021 तक रेडी कर दिया जाएगा। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अनिल सोनी जी के बारे में। ये सीईओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के। अभी रिसेंटली इन्होंने चार्ज लिया है 1 जनवरी 2021 से। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये हेड थे ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शियस डिजीज एट विटारिस। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है श्रीकांत माधव वैद्य के बारे में, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन। श्रीकांत माधव वैद्या जी इसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वो आईओसी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उसके चेयरमैन रह चुके हैं। वो जुलाई 2020 से आईओसी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे। उस टाइम से ये इसके चेयरमैन थे। चलिए, अगर मैं इनके बारे में एक और चीज़ बताऊँ तो ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं एट द बोर्ड ऑफ पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेटेंट जनरल राजीव चौधरी जी के बारे में। He has been appointed as 27th Director General of Border Road Organization, और ये 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने चार्ज लिया है। इन्होंने सक्सीड किया है लेटेंट जनरल हरपाल सिंह को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने सक्सीड किसको किया है, तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि राजीव चौधरी जी ने हरपाल सिंह जी को रिप्लेस किया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है जस्टिस राजेश बिंदल के बारे में। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। इन्होंने सक्सीड किया था गीता मित्तल को, हु वाज फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ और चीज़ें बताऊं तो ये इससे पहले सीनियर मोस्ट जज भी रह चुके हैं। और अगर इससे पहले देखेंगे तो 2006 में ये हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के परमानेंट जज भी रह चुके हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उदय शंकर जी के बारे में है। ये अभी रिसेंटली 14 दिसंबर 2020 को FICCI के प्रेसिडेंट चूज़ किए गए हैं। FICCI जो है एक इंडस्ट्रियल बॉडी है। इन्होंने सक्सीड किया है संगीता रेड्डी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपको उदय शंकर जी के बारे में बताऊँ तो इसके प्रेसिडेंट बनने से पहले वो प्रेसिडेंट थे द वर्ल्ड डिज्नी कंपनी एपैक, एंड चेयरमैन थे वो स्टार एंड डिज्नी इंडिया के। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। रिसेंटली अदार पूनावाला वॉज इन न्यूज़। हु इज़ ही? अदार पूनावाला जो है वो सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के। ही हैज़ बीन नेम्ड एज 2020 एशियन ऑफ द ईयर अलॉन्ग विथ 5 अदर बाय द स्ट्रेट टाइम्स सिंगापुर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेशिया फॉर मेकिंग कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है बनंजय गोविंद आचार्य के बारे में। ये एक वेल नोन संस्कृत स्कॉलर हैं और इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है 2009 में। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो अभी रिसेंटली 13 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ था। ये कर्नाटका के रहने वाले थे। ही वॉज 84 जब इनका देहांत हुआ था। बनंजय गोविंद आचार्य वॉज वेल वर्स्ड इन वेद भाष्य, उपन्यास भाष्य, महाभारत, रामायण एंड पुराण। ही रोट मैनी कमेंट्रीज ऑन वेद सूक्तास, उपन्यास,
शांता रुद्रिया, ब्रह्मसूत्र भाष्य एंड गीता भाष्य, इन पे इन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज भी लिखी थी। ही सर्व्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया एट 1979 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन्स एंड पीस हेल्ड इन प्रिंसटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनको 2009 में लिटरेचर के लिए पद्मश्री भी से भी नवाजा जा चुका है। इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिनमें उनके मेजर बुक्स अगर आप देखेंगे तो वो था शकुंतलास ऑफ कालिदास, बन्ना भट्टनम कदम्बरी ऑन बन्ना भट्ट एंड मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे बुक्स थे जिनके लिए इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है शर्म सुरेमान फारूकी के बारे में। ये एक उर्दू पोएट है, इनको सरस्वती सम्मान से 1996 में नवाजा जा चुका है फॉर शेर शोर अंगेज ए स्टडी ऑफ मीर ताकि मीर। इनको पद्मश्री से 2009 में नवाजा जा चुका है फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है अस्ताज देबू के बारे में। ये एक इंडियन लीजेंडरी कोरियोग्राफर थे, अभी रिसेंटली इनका देहांत हुआ था। इनको पद्मश्री से भी ये नवाजा जा चुका है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जफरुल्लाह खान जमाली के बारे में। ये फॉर्मर पाकिस्तान के पीएम रह चुके हैं और रिसेंटली अभी 2 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ था। अगर मैं आपको इनके बारे में कुछ मेजर चीज़ें बताऊं तो इन्होंने पाकिस्तान के पीएम के रूप में सर्व किया था 2002 के नवंबर से जून 2004 तक। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन फ्रॉम बालोचिस्तान टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। ही सर्व द कंट्री व्हेन फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटरेट परवेज मुशर्रफ वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है वैलेरी जिस्कर देस्ते के बारे में। ये फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट रह चुके हैं। रिसेंटली 2 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ था। अगर मैं आपको इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स बताऊं तो देखिए, इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस सर्व किया था 1974 से 1981 तक। अभी रिसेंटली 94 की एज में इनका देहांत हुआ था। इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी सर्व कर चुके हैं और ये प्रेसिडेंट बने थे 1974 में, और वो फ्रांस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट बने थे तो ये 48 साल के थे। ही फाउंडेड द यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी, एक पार्टी है उसको इन्होंने फाउंड किया था। अगर आपको इनके टाइम के कुछ मेजर रिफॉर्म्स बताऊं तो इसमें पहला रिफॉर्म आएगा, इन्होंने वोटिंग एज जो है उसको लोअरिंग किया था। जो पहले 28 था उसको इन्होंने 18 किया था। इन्होंने लिबराइजिंग द लॉ ऑन डिवोर्स, एबॉर्शन एंड कॉन्ट्रासेप्शन ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज प्रेसिडेंट। और इसके बाद इनके नाम एक मेजर रिफॉर्म है, वो है कि इन्होंने इनके टाइम पे इन्होंने डेथ पेनल्टी जो है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अपोज किया था। और कहा जाता है कि 1977 में लास्ट डेथ सेंटेंस फ्रांस में हुआ था। उसके बाद से वहाँ पे जो डेथ पेनल्टी है वो नहीं दिया जा रहा है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एस रामाकृष्णन के बारे में। ये एक इंडियन स्पेस साइंटिस्ट हैं, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थे। अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2020 को इनका देहांत हुआ था। इनको पद्मश्री से नवाजा जा चुका है 2003 में। अगर मैं आपको इनके कुछ मेजर अचीवमेंट बताऊं तो इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए मेंबर ऑफ SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टीम। इसके एज ए मेंबर इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और इन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लीडरशिप में अपना कैरियर स्टार्ट किया था। अगर आप देखेंगे तो ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट था PSLV, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है और बहुत सारे मेजर्स काम इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी काम किया है फॉर द मिशन डायरेक्टर फॉर PSLV C1, C2, C3 एंड C4 फ्लाइट्स के लिए भी इन्होंने काम किया हुआ है। इनको इसरो परफॉर्मेंस एक्सीलेंस अवार्ड 2003 में इनके नाम ये अवार्ड गया था और पद्मश्री से 2003 में इनको नवाजा गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ताबरे वाजक्वेज के बारे में। ये फर्स्ट सोशलिस्ट प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे रह चुके हैं। और आपको मैं उरुग्वे का कैपिटल बताऊं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोंटेविडियो यहाँ का ये कैपिटल था। प्लीज़ आप प्रोनाउंसिएशन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अभी रिसेंटली जो ये ताबरे वाजक्वे है, इनका देहांत हुआ था ड्यू टू लंग कैंसर। 80 की एज में इनका देहांत हुआ था। अगर आप देखेंगे तो ये एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर चुके हैं। इनका 2 टेन्योर था एज ए प्रेसिडेंट का। पहला टेन्योर इनका था 2005 से 2010 तक का और दूसरा इनका टेन्योर था 2015 से 2020 का।
चलिए, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अवार्ड्स एंड ऑनर का, जिसमें पहला अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020। अभी रिसेंटली 5 दिसंबर 2020 को वर्चुअली अवार्ड जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2020, ये अभी रिसेंटली वर्चुअली इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें अगर आप मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 देखेंगे तो इसमें है आर्मांड मोंटे डुपाल्टिक्स। ये एक पोल वॉल्टर है, इनको ये अवार्ड दिया गया था। ये स्वीडन के हैं, 21 ईयर ओल्ड हैं और अभी तक के यंगेस्ट एथलीट है जिनको मेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020 दिया गया है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर 2020, और ये अवार्ड जो है वो यूलिमर रोहास को दिया गया था। ये एक वेनिजुला की जंपर थी, उनको ये अवार्ड दिया गया था। इसके बाद है हमारा फीफा अवार्ड्स 2020। आपको पता है कि फीफा जो है तो ग्लोबल फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। अभी रिसेंटली 17 दिसंबर 2020 को इसने प्रेजेंट किया था एनुअल फुटबॉल अवार्ड इन डिफरेंट कैटेगरीज इन ए वर्चुअल सेरेमनी इन ज्यूरिच। अगर आप इसमें मेंस बेस्ट प्लेयर देखेंगे तो वो दिया गया था रॉबर्ट लेवांडोस्की को, ये पोलैंड का एक प्लेयर है। अगर आप वुमेन्स बेस्ट प्लेयर देखेंगे तो वो दिया गया था लूसी ब्रॉन्च को, ये इंग्लैंड की प्लेयर है। देखिए, आप इन प्लेयर्स का कंट्री ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है रणजीत सिंह दिसाले के बारे में। अभी रिसेंटली इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से नवाजा गया है। 3 दिसंबर 2020 को एक वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें इनको जो नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है लंदन में, वहाँ पे एक वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें इनको जो $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है उससे इनको नवाजा गया था। द अवार्ड हैज़ बीन फाउंडेड बाय वर्की फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पार्टनरशिप विथ यूनेस्को। दिसाले एक स्कूल टीचर हैं सोलापुर महाराष्ट्र के। टोटल प्राइज मनी जो थी वो $1 मिलियन की थी। और अगर आप इनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखेंगे जिनके लिए इनको ये दिया गया था, तो वो था इनका एफर्ट्स था प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड ब्रिंगिंग द QR कोड सिस्टम बेस्ड रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन इन इंडिया। ये इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020 से नवाजा गया था। और इसके बाद इनका एक और मेजर डिसीजन मैं आपको बताती हूँ कि इनको जो ये प्राइज अमाउंट दिया गया था $1 मिलियन का, और इनके जब ये फाइनलिस्ट चूज़ किए गए थे उस टाइम पे 9 फाइनलिस्ट और थे। तो इन्होंने कहा, ग्लोबल टीचर ऑर्गेनाइजेशन जो था उनको इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये जो प्राइज अमाउंट है उसको इन्होंने हाफ तो अपने पास रख लिया, और वो जो हाफ जो प्राइज अमाउंट था वो उन्होंने बोला कि ये जो 9 फाइनलिस्ट हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और ये जो अमाउंट जो इन्होंने अपने पास रखा था, और इनके द्वारा कहा गया था कि इस अमाउंट को यूज़ करेंगे रिवॉल्यूटरी कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन फील्ड के लिए, इसको यूज़ करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है हु वॉज बीन गिवन FIICC's ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। इससे अभी रिसेंटली जो हमारे एमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी, उनको इससे नवाजा गया था। अगर आप देखेंगे तो रतन टाटा जी के नाम 2 और इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। पहला है पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। ये 2 जो मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है इंडिया का, उससे भी ये नवाजे जा चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन गिवन एस्कॉम इंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड बाय द PM ऑन 19 दिसंबर 2020। तो ये अवार्ड जो है एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया था ऑन बिहाफ ऑफ टाटा ग्रुप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन गिवन यंग साइंटिस्ट अवार्ड ऑफ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये अवार्ड जो है एक बेंगलुरु बेस्ड एस्ट्रोफिजिस्ट है परमेश्वरन अजीत, उनको दिया गया था। ये इनका अगर आप बेसिक वर्क देखेंगे तो हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ डिटेक्टिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। ये एक साइंटिस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में भी। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हु हैज़ बीन गिवन रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन 2020। ये अवार्ड जो है डॉक्टर कैरोलिना भिरिंगडे आराजू को दिया गया था। ये ब्राज़ील की हैं। सी इज़ द फर्स्ट नॉन इंडियन वुमेन मैथमेटिशियन टू विन दिस प्राइज।
Dr. Carolina Araju is the Vice President of the Committee for Women in Mathematics at International Mathematical Union. अब मेजर चीज़ मैं आपको बता दूं कि इनको ये अवार्ड जो है वो क्यों दिया गया था. हर वर्क एरियाज फोकस ऑन बायरेशनल ज्योमेट्री विच एम्स टू क्लासीफाई एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एल्जेब्रिक वेराइटीज. ये इनका बेसिक वर्क है जिसके लिए इसको इस बार इनको रामानुजन अवार्ड से नवाजा गया था. ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है टू अ रिसर्चर फ्रॉम ए डेवलपिंग कंट्री funded by the Department of Science and Technology of the Government of India in association with ICTP, International Center for Theoretical Physics and International Mathematical Unions. ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है. ये हर एक साल ये अवार्ड जो है दिया जाता है, रामानुजन अवार्ड. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. तसोकार लेक कॉम्प्लेक्स के बारे में है. ये लद्दाख में लोकेटेड है 42nd रामसर साइट ऑफ इंडिया है. अभी रिसेंटली इसके ऊपर रामसर साइट का टैग लगा है और ये टैग जो है वो इंटरनेशनल रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के द्वारा लगाया जाता है. जो मेजर वेटलैंड्स हैं वर्ल्ड के, उनके ऊपर ये टैग लगाया जाता है. ये लद्दाख का सेकेंड जो ये रामसर साइट, इसको अभी रिसेंटली घोषित किया गया है. आप इसको देखेंगे, अगर आप तसोकार के बारे में देखेंगे तो हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है. इसमें बेसिकली 2 प्रिंसिपल वाटर बॉडीज है, जिसमें पहला है स्टार्टट अपसुक तसो जो कि 438 हेक्टेयर्स का है टू द साउथ. अगर आप सेकेंड देखेंगे तो तसोकार एक हाइपर सैलाइन लेक है. अगर आप इसका ये देखेंगे तो 1800 हेक्टेयर्स टू द नॉर्थ इसका लोकेशन है. ये एक वाइट लेक है और ये A1 कैटेगरी का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है. एज पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल्स के द्वारा इसको A1 कैटेगरी का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया का टैग इसके ऊपर लगा हुआ है. चलिए, मैं आपको रामसर साइट्स के बारे में एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर अभी तक वर्ल्ड में 2443 रामसर साइट्स हैं. अगर आप साउथ एशिया का देखेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स जो है वो इंडिया में ही है. चलिए, मैं आपको रामसर साइट्स को लेकर के कुछ और चीज़ें और बता देती हूँ. रामसर कन्वेंशन जो है वो साइन हुआ था 1971 में इन रामसर, ईरान में साइन हुआ था. और इंडिया इसका पार्ट जो है वो 1982 में बना था. 1 फरवरी 1982 में इंडिया में जो ये रामसर कन्वेंशन है वो फोर्स में लाया गया था. यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, अगर आप ये कहें तो. उसके बाद अभी तक इंडिया में 42 रामसर साइट्स हैं. ये बेसिकली जो मेजर इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनके ऊपर ये टैग लगाया जाता है, उनके कंजर्वेशंस के लिए काम किया जाता है. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. रिसेंटली नेपाल एंड चाइना हैज़ जॉइंटली रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट. व्हाट इज इट्स न्यू हाइट? अगर आप पुराना हाइट देखेंगे तो 8848 मीटर्स था. अभी इसमें 86 जो सेंटीमीटर्स है उसका इजाफा हुआ था और अब इसका हाइट जो है वो 8848.86 मीटर्स इसकी टोटल हाइट हो जाएगी. अगर आप माउंट एवरेस्ट के बारे में देखेंगे तो हाईएस्ट पीक है हिमालयाज का and it is located in the Mahalangur Himal sub-range of Himalayas. The Himalaya covered for 2400 kilometers and passes through India, Pakistan, Afghanistan, China, Bhutan and Nepal. चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. जैसे हम माउंट एवरेस्ट को इंडिया में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, हिमालय की चोटियाँ वगैरह बोलते हैं, उसी तरीके से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग की चोटी. अगर आप तिब्बत में देखेंगे तो इसको चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है विश्व की देवी माँ या फिर चोटी की देवी माँ. अगर आप चाइना में देखेंगे तो कोमोलांगवा फेंग इसको कहा जाता है. ये कुछ मेजर नाम थे जिसको डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नाम से माउंट एवरेस्ट को जाना जाता है. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. रिसेंटली इंडिया हैज साइंड MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन विथ विच कंट्री? तो इंडिया ने ये MOU जो है वो USA के साथ साइन किया है. अगर आप नेशनल इंटेलेक्चुअल राइट पॉलिसी देखेंगे, केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया ऑन 26 मई 2016. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यू स्पीसीज ऑफ इंडियन मुरेन ग्रासेस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय रिसर्चर एट अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट. व्हाट इज इट नेम्स? पहले मैं आपको मुरेन ग्रासेस के बारे में कुछ बता देती हूँ. ये एक वेराइटी है ग्रास का. बेसिकली ये इसके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता है. जैसे कि फॉडर, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया. ये जो स्पीसीज है वो बहुत हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं, लाइक लो न्यूट्रिशन एबिलिटी एंड
एंड इन सब कंडीशन में, बहुत हार्श कंडीशन में भी ये जो मुडेन ग्रासेस हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं, और हर एक महीने में ये जो ग्रासेस हैं वो दिखाई देते हैं आपको। अभी जो न्यू अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डिस्कवर किया गया है, इसका नाम है इशिकमुम जल रानी। ये स्पीसीज जो है ये अभी रिसेंटली इसको फाउंड डिस्कवर किया गया है, और ये नाम जो है वो गोवा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं उनके नाम पे, ये M.K. जयंत रानी उनके नाम पे ये रखा गया था। ये प्रोफेसर थे बॉटनी डिपार्टमेंट के गोवा यूनिवर्सिटी में। इनके नाम पे, इनके ऑनर में ये इस जो न्यू स्पीसीज है इसका नाम इशिकमुम जल रमानी रखा गया था। चलिए, नेम द 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। तो ये मेजर्स हैं द हिमालयाज, द Western Ghats, the Indo-Burma regions, and the Sundarlands. Includes group of islands. How many biodiversity hotspot are there in the world? तो इन पूरे वर्ल्ड में 36 biodiversity hotspot है। The biggest biodiversity hotspot of the world is Andes Mountain जो है वो अभी वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा biodiversity hotspot जो है वो Andes Mountain है। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? तो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 जो ग्रीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है वो है डेनमार्क। अगर मैं आपको इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में बताऊं तो ये एक बाइनियल इंडेक्स है, हर एक 2 साल पे पब्लिश किया जाता है। इस बार का जो एडिशन था वो इसका 12th एडिशन था। ये इंडेक्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है बाय येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। पहला जो ये एडिशन था वो 2002 में पब्लिश किया गया था। अगर आप इसमें इंडिया का रैंक देखेंगे तो 2020 में इंडिया का रैंक 168 था। वहीं अगर आप 2018 में देखेंगे तो इंडिया का रैंक 177 था। इंडियाज परफॉर्मेंस वाज वर्स देन ऑल साउथ एशियन कंट्रीज एक्सेप्ट अफगानिस्तान। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, आई मोबाइल पे हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो आई मोबाइल पे जो है वो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट क्रांति मिशन इंट्रोड्यूस्ड इन मई 2017 इज एसोसिएटेड विथ। तो स्वीट क्रांति मिशन जो है वो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसे मिठी क्रांति या फिर हनी मिशन भी कहा जाता था। इट इज लॉन्च टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड रिलेटेड प्रोडक्ट टू डबल द फार्मर्स इनकम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑक्शन डैश MHZ स्पेक्ट्रम बाय मार्च 2021। तो 2251 मेगाहर्ट्ज जो है उसको गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन में कर रही है बाय मार्च 2021। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द RBI डिसीजंस RTGS हैज बीन अलाउड टू वर्क अराउंड द क्लॉक 24/7 विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो 14 दिसंबर 2020 से जो RTGS है वो 24/7 काम करेगा। पहले ये कुछ लिमिटेड आवर्स के लिए काम करता था, जैसे 10 to 5 या 6 तक ही ये काम करता था, लेकिन अब आप RTGS जो है वो 24/7 कभी भी कर सकते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड ए सब्सिडरी ऑफ डैश टू शुगर मिल for the export of around 6 million tons sugar in the ongoing 2020 to 2021 market session। तो 35,000 करोड़ रुपीस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए खर्च कर रही है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉप टू टोटल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोडक्शन का है। अगर मैं आपको ये जो इनिशिएटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का है। अगर मैं आपको इस इनिशिएटिव के बारे में बताऊँ, टॉप टू टोटल जो इनिशिएटिव है इसके बारे में बताऊँ, तो ये जो इनिशिएटिव है पहले ये टोमेटो, अनियन और पोटैटो पर ही इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में जाकर के जितनी भी सब्जियां होती हैं, फिर जितने भी फल होते हैं जो खराब होने वाले होते हैं, इनको भी इस इनिशिएटिव में इंक्लूड किया गया था। गवर्नमेंट इसके लिए 500 करोड़ रुपीज़ का पैकेज जो है, आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज था उसके तीसरे चरण में इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके तहत गवर्नमेंट किसानों को, पहले क्या होता था, जो कुछ सब्जियां, कुछ फल खराब होने वाले होते थे तो किसान अपने लॉस पे भी उन चीज़ों को बहुत जल्दी मार्केट में बेच देते थे ताकि वो खराब हो, उनको लॉस हो, इससे बचने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने अब बोला है कि ये जो फल या सब्जियां जो खराब होने वाले हैं उनको मार्केट तक लाने के लिए भी गवर्नमेंट 50% सब्सिडी देगी ट्रांसपोर्टेशन पे, उनको कोल्ड स्टोरेज या फिर स्टोरेज के देने के लिए भी उनको 50% की सब्सिडी देगी, ताकि किसान जो है उस चीज़ को कोल्ड स्टोरेज वगैरह में स्टोर कर सके और बाद में उनको जब अच्छी कीमत मिल जाए उस टाइम पे भी उसको बेच सके। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है,
है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। चलिए इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, फूड कॉलिजन टू प्रिवेंट फूड क्राइसिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेल लिंक बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश विच हैज बीन जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना। तो अगर मैं आपको इस रेल लिंक के बारे में बताऊं तो इसको बोला जाता है हल्दीबाड़ी टू चिल्लाहाटी रेल लिंक। ये हल्दीबाड़ी वेस्ट बंगाल इंडिया में पड़ता है और चिल्लाहाटी जो है वो बांग्लादेश में पड़ता है। ये 3.5 किलोमीटर की रेल लिंक है। ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेल लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर आप देखेंगे तो पहले से ही 4 रेल लिंक जो है इंपॉर्टेंट रेल लिंक्स हैं, और इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है इस हल्दीबाड़ी टू चिल्लाहाटी रेल लिंक को, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के बहुत सारे मेजर पार्ट से बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को एक बहुत बड़ी गति मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ और के इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग जो डेली या फिर ये कहें कि जो ट्रैवल करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा इससे सुविधा मिलेगा। जब पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था तो उन्होंने इस चीज़ को कहा था कि जो इन दोनों देशों के बीच जो आयात निर्यात है उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस रेल लिंक से। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नोन एज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एडेड मैन्युफैक्चरिंग, या फिर डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो टर्म है वो 3D प्रिंटिंग एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर थर्ड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर द क्रॉप ईयर 2019 to 20 टोटल प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज एस्टिमेटेड एट। तो टोटल प्रोडक्शन जो है वो है आपको 319.57 मिलियन टन्स का। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, NIIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में है। देखिए इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट फंड और ए सॉवेरियन वेल्थ फंड दैट was set up by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश किया गया था दिसंबर 2015 में एज ए कैटेगरी 2 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप इसमें स्टेक देखेंगे तो 49% का स्टेक है। NIFF मैनेजेज मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। NIFF प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल टू नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फ्रॉम इट्स अबाउट $4.3 बिलियन कॉर्पस। अगर मैं आपको NIFF को सेटअप करने का गवर्नमेंट का अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं तो वो था टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक इम्पैक्ट मेनली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियली वायेबल प्रोजेक्ट बोथ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप स्टेक देखेंगे तो 49% का है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंग कंपनीज स्टैंड फॉर। तो अगर मैं आपको फैंग का यहाँ पे फुल फॉर्म बताऊँ तो वो है फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल। पहले इसमें एप्पल इंक्लूड नहीं किया गया था, बाद में जाकर के पहले अगर आप ओरिजिनल टर्म अगर देखेंगे तो FANG फैंग था, लेकिन बाद में जाकर के इसमें एप्पल को भी इंक्लूड किया गया था। अगर मैं आपको ये फैंग के बारे में कुछ बताऊं तो इट रिफर्स टू द 5 मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट परफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिस्टेड इन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज। पहले ये फैंग था, एप्पल इसमें इंक्लूडेड नहीं था, बाद में जाकर के इसमें एप्पल को इंक्लूड किया गया था। ये जो टर्म है फैंग वो जिम कार्मर थे, उनके द्वारा कॉइंड किया गया था और पॉपुलराइज भी इस टर्म को उनके द्वारा ही किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म टेक्निकल रिसेशन रिसेंटली इन न्यूज़ मीन्स। देखिए टेक्निकल रिसेशन आपने 2 टर्म सुना होगा, रिसेशन एंड टेक्निकल रिसेशन। मैं आपको यहाँ पे उसका डिफरेंस भी बताती हूँ। पहले मैं आपको टेक्निकल रिसेशन बता देती हूँ। अगर आप टेक्निकल रिसेशन टर्म देखेंगे तो इसका मतलब होता है निगेटिव ग्रोथ रेट इन द GDP इन कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स। लेकिन रिसेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर का जो या फिर एक पर्टिकुलर अगर आप सेशन देखेंगे उसमें जो अगर आपको निगेटिव ग्रोथ जो देखा जाता है GDP उसको हम रिसेशन कहते हैं। लेकिन टेक्निकल रिसेशन सिर्फ 2 क्वार्टर्स में जो अगर आपको निगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा तो उसको हम टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। व्हेन ए कंट्री फेसेस ए बैक टू बैक डिक्लाइन फॉर द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स इन GDP, ये टेक्निकल रिसेशन होता है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, लेकिन रिसेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इट इज़ मेनली यूज टू स्नैपशॉट द ट्रेंड इन GDP। बेसिकली जो टेक्निकल रिसेशन है वो GDP के जो ग्राफ है उसको देखे उसके बेसिस पे ये टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है टेक्निकल
टेक्निकल रिसेशन। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि रिसेशन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन टेक्निकल रिसेशन जो होता है वो 1 से 2 क्वार्टर के लिए होता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर डाटा ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बेस ईयर उसका 2012 का था 100, विच कमोडिटी अंडर द फूड एंड ब्रिवरेजेस ग्रुप रजिस्टर्ड हाईएस्ट प्राइस राइज ड्यूरिंग नवंबर 2019 टू 2020। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेजिटेबल, एग्स, फैट्स एंड ऑयल एंड पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स में, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस इंक्रीज हुआ था वो आपको एग्स का हुआ था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वाज अनाउंस्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत 3.0 और 9 दिसंबर 2020। अगर मैं आपको इस स्कीम के बारे में बताऊं तो ये स्कीम ये था कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 तक अगर उन लोगों में से किसी की भी जॉब चली गई है, या फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक जिन लोगों को नई नौकरी मिली है, उन लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा उनकी ईपीएफ पे, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो होता है उस पर 12% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत एक और टर्म एंड कंडीशन था कि अगर आपकी मंथली जो सैलरी है अगर 15,000 रुपीज से कम है तब आपको ये सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा इसमें एक और टर्म एंड कंडीशन ये था कि जो लोगों को नौकरी मिलेगी और जो लोग नौकरी प्रोवाइड करेंगे उन दोनों लोगों के ईपीएफ पे इस तरीके की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। इसके तहत एक नियम था कि अगर किसी पर्टिकुलर संस्थान में 1000 से ज़्यादा लोग हैं और वो इस दौरान 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक अगर जिन लोगों को भी, नए कर्मचारियों को जिनको भी नौकरी लगेगी, उनके ईपीएफ पे तो 12% की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी ही देगी। साथ ही साथ जो पर्टिकुलर संस्थान इन लोगों को नौकरी प्रोवाइड करेगी उन लोगों के ईपीएफ पे भी 12% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। तो देने वाले और लेने वाले दोनों लोगों को इस रोजगार के तहत बेनिफिट मिलेगा। चलिए अगर मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ के बताऊँ तो वो भी इसी से रिलेटेड है। टारगेट बेनिफिशरीज ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एनी न्यू एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट इन ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑन मंथली वेजेस लेस देन 15,000। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों की मंथली वेजेज 15,000 रुपीज से कम रहेगी और उनका ईपीएफओ रजिस्टर्ड रहेगा, उनका एक ईपीएफओ अकाउंट रहेगा, तो उनको इसके तहत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये था कि दोज हु लेफ्ट देयर जॉब बिटवीन 1 मार्च 2020 टू सितंबर 30 2020 एंड आर एम्प्लॉयड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2020। तो ये दो तरीके के लोग थे जिनको बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के तहत। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रांजैक्शन लिमिट थ्रू कॉन्टैक्टलेस कार्ड हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2,000 टू 5,000 फ्रॉम 1 जनवरी 2021। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेटर देन कैश एलियंस, आप इसको बीटीसीए के नाम से जानते हैं। इट इज़ ए पार्टनरशिप ऑफ ओवर 75 गवर्नमेंट्स, कंपनीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम कैश टू डिजिटल पेमेंट टू एडवांस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इंडिया एंड यूएन बेस्ड बेटर देन कैश एलियंस ऑर्गेनाइज्ड ए जॉइंट पीर लर्निंग एक्सचेंज ऑन फिनटेक सॉल्यूशन फॉर रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट एट द लास्ट माइल। ये जो बीटीसीए है वो 2012 में क्रिएट किया गया था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, द यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सिटी ग्रुप, द फॉन्ड फाउंडेशन, द अमिंडियार नेटवर्क। और इंडिया इसका मेंबर जो है वो 2015 में हुआ था। अगर आप इस जो बीटीसी ऑर्गेनाइजेशन है इसका एम देखेंगे तो वो ये था कि जो भी आप ट्रांजेक्शन कैश में कर रहे हैं उसको डिजिटल पेमेंट के रूप में किया जा सके, या फिर जो भी भुगतान आप ले रहे हैं उसको भी डिजिटली लिया जाए। आज के डेट में जो बीटीसी है बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी इंडिया में काम कर रहा है ताकि यहाँ पे डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। इवन जो गवर्नमेंट भी जो पेमेंट ले रही है उसको भी डिजिटल किया जा सके। द एलियंस सेक्रेटेरिएट वर्क विथ मेंबर on their journey to digitize payment by providing advisory services based on their priorities। इस बार जो अभी ये पीर लर्निंग एक एक्सचेंज हुआ था उसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटिंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट, अनलॉकिंग द रोल ऑफ फिनटेक इन द लास्ट माइल सर्विस डिलीवरी।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इंडिया विल बिकम डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2025 एंड डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च इंडिया के द्वारा कि इंडिया जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2025 तक, और 2030 तक जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन वाज रोल्ड आउट ऑन 28 दिसंबर 2028। ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो दिल्ली मेट्रो का जो मेजेंडा लाइन है वहाँ पे ये अभी रिसेंटली 28 दिसंबर को रन किया है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका थीम तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2021 जो कि 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है, व्हाट वाज इट्स थीम? इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड वाटर। 2021 के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे का थीम था। चलिए हमारा नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम वानी। पहले हम लोग वानी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, वाईफाई एसेस नेटवर्क इंटरफ्रेंस। ये अभी रिसेंटली 9 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी के द्वारा इसको अप्रूवल मिला था और इसको लॉन्च किया गया था। इट विल प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पब्लिक वाईफाई नेटवर्क इन द कंट्री। इसके तहत पीएम मोदी का लक्ष्य ये था कि गाँव गाँव तक भी, गाँव के हर एक लोगों तक भी नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके। डिजिटल इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसके ये जो यहाँ पे जो नेटवर्क है इसको हर एक चाय वाला जो है वो भी इससे इनकम कर सकता है। हर एक चाय वाले तक जो ये वाईफाई का जो सुविधा है वो भी अवेलेबल रहेगा। इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। अगर आप देखेंगे ये पीएम वानी जो है ये ऑपरेट किया जाएगा डिफरेंट प्लेयर्स के द्वारा, जैसे पीडीओ के द्वारा, पीडीओ के द्वारा, ऐप प्रोवाइडर्स के द्वारा एंड सेंट्रल रजिस्ट्री, इन सब के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत कोई भी आदमी चाहे वो चाय वाला भी हो इसके लिए रजिस्ट्री करा सकता है और रजिस्टर्ड एक वाईफाई प्रोवाइडर के रूप में काम कर सकता है। इसके तहत बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो वो ये रहेगा कि न्यू वेव ऑफ इंटरनेट यूजर्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हर एक गांव तक अगर आपको नेटवर्क मिल जाए, वाईफाई मिल जाए, दैट टू बी रिजनेबल कॉस्ट पे, तो हर एक जो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसको ये स्ट्रेंथन करेगा। इसके तहत क्या होगा कि जो रेड टैप्स जो जिसको हम कहते हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, वो फॉल करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हमारे इकोनॉमी पे पड़ेगा और ऐसा कहा जा रहा है कि जीडीपी में 1.4% का जो है वो इंक्रीजमेंट देखने को इस पीएम वानी स्कीम के द्वारा देखने को मिलेगा। इसके एक और बेनिफिट ये है कि लोगों की इनकम बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए चाय वाले के पास भी अगर आपका कोई भी वाईफाई का अगर पासवर्ड अवेलेबल हो तो वो बहुत कम पैसे पे भी उस वाईफाई को सेल कर सकता है, या फिर आपको अगर वाईफाई की ज़रूरत है तो आप बहुत कम पैसे पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके तहत काम मिलेगा एंड एम्पावरमेंट ऑफ पीपल्स भी इसके तहत बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेड्डा लिडकी इलू हाउस फॉर ऑल पुअर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। ये जो इनिशिएटिव है वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के संतापल्ली के किमेरापुड्डी गाँव में इस स्कीम के तहत पहला घर बनाया गया था। ये एक बहुत बड़ा सा प्लॉट है जिसके तहत लोगों को छोटे छोटे घर प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट इज़ द IUCN रेड लिस्ट स्टेटस ऑफ इंडियन स्वेल शार्क। क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो इंडियन स्वेल शार्क है उसको रेड लिस्ट में रखा गया है। इट इज़ फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ केरला, श्रीलंका एंड कोल्लम। इसके कोस्ट पे ये स्वेल शार्क जो है वो पाया जाता है। अगर मैं आपको ICUN के बारे में बताऊं तो इट इज़ द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज विच आर थ्रेटेंड एंड आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। 1964 में इस IUCN को फाउंड किया गया था जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम्स में है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट वाज हेल्ड इन देहरादून। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये जो समिट है इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव एंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंड होस्टेड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम फ्रॉम उत्तराखंड के द्वारा इसको होस्ट किया गया था। ये 11 से 14 दिसंबर 2020 को अभी रिसेंटली ये जो 9th समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। द समिट वाज हेल्ड ऑन द ओकेजन of United Nations International Mountain Day
2020। इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग पाथवेज फॉर बिल्डिंग ए रेसिलेंस पोस्ट कोविड-19 माउंटेन इकोनॉमी एडेप्शन इनोवेशन एंड एक्सेलरेशन। ये जो एक एनुअल समिट है, SMDS जो है वो एक एनुअल समिट है ऑर्गेनाइज्ड बाय IMI टू डिस्कस इशू रिगार्डिंग माउंटेन्स एंड हिल। इस बार का जो अगर आप देखेंगे बेसिक हाईलाइट किया गया था वो हिमालयस विजन को इसमें हाईलाइट किया गया था फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द इंडियन हिमालयन रीजन। वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किया था। अगर आप देखेंगे तो 2021 में जो SMDS है 10th होगा, 10th उसका सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 10th ये जो होगा वो एक इसका 10th सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो दार्जिलिंग हिल्स इनिशिएटिव में दार्जिलिंग हिल्स इनिशिएटिव के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन द दार्जिलिंग कलिम्पोंग हिल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर मैं आपको इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव के बारे में बताऊं तो 2011 में फॉर्म हुआ था टू mainstream the concern of the Indian Himalayan regions and the people in the development dialogue of India। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019। इसमें इंडिया का रैंक 131 था। अगर फर्स्ट रैंक देखेंगे तो वो नॉर्वे का था। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो ये रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया जाता है UNDP के द्वारा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, PM मोदी ऑन 26 दिसंबर 2020 लॉन्च्ड सेहत स्कीम फॉर विच स्टेट एंड यूटीज। ये जो स्कीम है सेहत वो जम्मू एंड कश्मीर और डिफरेंट यूटीज के द्वारा लॉन्च किया गया था। मैं अगर आपको सेहत का फुल फॉर्म बताऊं तो इसका है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर द यूनियन टेरिटरीज। अगर आप इसका मेन एम देखेंगे तो ये था, द स्कीम इज टू एक्सटेंड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इंश्योरेंस कवर। इट ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली ऑन ए फ्लॉटर बेसिस टू ऑल द रेसिडेंट ऑफ द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज है, PM मोदी अनाउंस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन 15 अगस्त 2020। PM मोदी का जो 15 अगस्त के दिन भाषण होता है उस दिन उन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। इसके तहत जितने भी देशवासी रहेंगे उनके पास एक उनका हेल्थ नंबर रहेगा, जैसे हमारे पास आधार नंबर होता है ना, उसी तरीके से हमारा एक हेल्थ कार्ड नंबर रहेगा। जिस हेल्थ कार्ड नंबर में हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं, हमने किस डॉक्टर से दिखाया है अभी तक, हमारे क्या क्या टेस्ट हुए, हमें क्या डिजीज़ है, हमने कौन सी मेडिसिन खाई है, एवरीथिंग आपको डिजिटली अवेलेबल रहेगा। जस्ट आप उस हेल्थ कार्ड का जो नंबर रहेगा उसको आप कहीं पे भी लॉगिन कीजिए और आपके सारे इन्फॉर्मेशंस डॉक्टर के पास अवेलेबल हो जाएंगे। पहले के टाइम पे या अभी तक हमारा क्या होता था कि अगर हम कहीं और रहते हैं और हमें कहीं और के डॉक्टर से दिखाना है तो हमें पूरा अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह ले करके जाना पड़ता था। बट अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा हेल्थ इश्यूज़ जो रहेगा वो भी अब डिजिटली अवेलेबल रहेगा। इसके तहत 2-3 चीज़ें और थी कि डॉक्टर्स भी आपको अवेलेबल रहेंगे। बहुत सारे डॉक्टर्स वॉलंटरी इसके तहत रजिस्टर कर सकते थे और वो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को कोई पर्टिकुलर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो उस हिसाब से डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब वगैरह कर सकते थे। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। PM मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2020 का जो उनका भाषण हुआ था उसमें उन्होंने इसको लॉन्च किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, रिसेंटली ऑन 2 दिसंबर 2020 इंडिया होल्ड 7th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वर्चुअली विथ विच साउथ अमेरिकन कंट्री। तो जो सूरीनाम है उसके साथ अभी रिसेंटली इंडिया ने ये मीटिंग ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुआ था। इंडिया की तरफ से ये जो मीटिंग है वो 2 दिसंबर 2020 को हुआ था और इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से को-चेयर किया गया था बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स V मुरलीधरन एंड अल्बर्ट R रमदीन और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम, इनके द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था। बोथ countries agreed to give importance to the business and investment sector to improve the bilateral relations and also to strengthen people to people ties। इसमें इस चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, for the establishment of creative industries, health, traditional system of medicine, agriculture, mining, energy, defense,
कल्चर एंड एजुकेशन, कंस्यूलर कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इस मीटिंग में फोकस किया गया था। इस मीटिंग के तहत अगर आप देखेंगे तो साउथ टू साउथ कॉर्पोरेशन जो है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरा, इस चीज़ में ये भी कहा गया था कि इंटरनेशनल फोरम पे भी ये दोनों कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। इस जॉइंट कमीशन मीटिंग में इस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था। इसमें यह भी चीज़ पर इंपॉर्टेंस दिया गया था फॉर डीपनिंग एंड रिव्यूइंग द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड आल्सो टू एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड मल्टीलैटरल कॉर्पोरेशंस के ऊपर भी इस मीटिंग में काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी। 2021 में जो नेक्स्ट जॉइंट कमीशन मीटिंग होगा वो इसकी चिली की जो कैपिटल है पैरामारिबो, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये कैपिटल है सूरीनाम का। इन 2022 में वहाँ पे ये जो नेक्स्ट मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट इन दोनों कंट्रीज़ के द्वारा बाद में डिसाइड किया जाएगा। मैं अगर आपको सूरीनाम के बारे में कुछ बताऊं तो ये एक बहुत स्मॉल कंट्री है ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। जब भी कोई भी ऐसी कंट्री का अगर आप जब जिक्र आता है तो आप एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिए कि ये कंट्री कहाँ पे है। क्या ये एक लैंडलॉक कंट्री है? अगर लैंडलॉक कंट्री है तो इसके अगल बगल में कौन कौन सी कंट्रीज़ है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर कर रही है। अगर ये लैंडलॉक ना होकर के अगर मान लीजिए सी वगैरह से फेस करे तो कौन सी सी इसको टच करे, ये सब चीज़ें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा जाता है। जो भी चीज़ न्यूज़ में रहता है ना उससे रिलेटेड ही आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है, तो आप ज़रूर देख के रखिए। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है ऑन 16 अक्टूबर 2020 इंडिया होल्ड फर्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग वर्चुअली विथ साउथ अमेरिकन कंट्री। तो चिली के साथ इंडिया ने ये ज्वाइंट कमीशन मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था वर्चुअली। चिली भी जो है एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल है सैंटियागो। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हैज साइंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट विथ विच कंपनी फॉर लॉन्च डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अग्निकुल कॉस्मोस करके कंपनी है जिसके साथ अभी रिसेंटली इंडिया ने एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया था। ये एक इंडियन एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी है। हमारा नेक्स्ट न्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ 6th इंडिया CLMB बिजनेस कॉन्क्लेव 2020 दैट वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 3rd and 4th दिसंबर 2020। तो पहले मैं अगर आपको इसका नाम बताऊं तो वो ये था बिल्डिंग ब्रिज फॉर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट। इस कॉन्क्लेव का नाम रखा गया था। ये कॉन्क्लेव जो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स वी मुरलीधरन के द्वारा एड्रेस किया गया था। अगर मैं आपको यहाँ पे CLMB का फुल फॉर्म बताऊं तो ये है कैम्बोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार एंड वियतनाम और इंडिया। इनके बीच में ये जो पूरा कॉन्क्लेव हुआ था इसके बीच में हेल्ड किया गया था। द कॉन्क्लेव वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द CII इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पीयूष गोयल जो थे इस कॉन्क्लेव के चीफ गेस्ट थे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू स्ट्रेंथन कॉर्पोरेशन विद द CLMB कंट्रीज। कुछ की पॉइंट्स है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने इन्वाइट किया था इन CLMB कंट्रीज़ को टू ज्वाइन ISA। उनको ये भी कहा गया था कि जो डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है CDRI उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, उसके सप्लाई चेन को ज्वाइन कीजिए। दूसरा ये भी कहा गया था कि पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ ऑफ 7 पिलर्स ऑफ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव जो है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे एक और चीज़ कहा गया था यूनियन मिनिस्ट्री जो पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा कि इंडिया एंड द CLMB कंट्रीज आर वर्किंग टू डेवलप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी and also forming partnership to penetrate global value chain। इंडिया जो है जो मेडिकल पर्सनल्स है फ्रॉम CLMB कंट्रीज उनको ट्रेंड कर रहा है अंडर द इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस प्रोग्राम के तहत। CLMB कंट्रीज़ के जितने भी पर्सन्स रहेंगे, मेडिकल पर्सन्स रहेंगे, उनको इंडिया में ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ही ऑल्सो स्टेट्स दैट इंडिया इज सीकिंग टू इंक्रीज कॉर्पोरेशन एंड कोलैबोरेशन विद द CLMB रीजन्स टू डेवलप ए वैक्सीन फॉर COVID-19 एंड विल शेयर द वैक्सीन व्हेन इट इज रेडी। इन सारी चीज़ों पे ये जो कॉन्क्लेव हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा बात की गई थी। हमारा नेक्स्ट न्यूज भी उसी से रिलेटेड है। व्हाट आर CLMB कंट्रीज? कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार एंड वियतनाम। दे फॉर्म द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दे आर रिच इन कॉपर, ऑयल, जेमस्टोन एंड टीक। दिस कंट्री हैव वेरी लो इनकम एंड वेयर फॉर्मली क्लोज्ड इकोनॉमीज। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है विच प्राइवेट कंपनी हैज साइंड
packed with NSIL to launch India's first private remote sensing satellite on PSLV rocket in 2021. तो ये जो साइन है वो इन NSIL एंड पिक्सल के बीच में किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पिक्सल के फाउंडर्स बहुत इंटरेस्टिंग लोग हैं, आवाज़ अहमद और क्षितिज खंडेलवाल। ये दो लोग हैं बिट्स पिलानी के फाइनल ईयर में। 2012 में इन्होंने इस कंपनी की 2018 में इस कंपनी की शुरुआत की थी और अभी ये कंट्री NISL के साथ मिलकर के पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन PSLV रॉकेट लॉन्च करने को तैयार है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट वाज द थीम ऑफ 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। ये जो इसका थीम था बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसका थीम था साइंस फॉर सेल्फ रेलिएंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। लास्ट ईयर का जो था 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2019 वो कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया था, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये जो साइंस फेस्टिवल है वो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर 2020 को न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ज्वाइंटली बाय काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इन कोलैबोरेशन विद विनांजना भारती, विभा जिसको हम बोलते हैं, उसके एसोसिएशन के साथ मिलकर के इसको लॉन्च किया गया था। द नोटेड इंस्टीट्यूशन फॉर IISF 2020 इज CSIR एंड NISTADS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज़। न्यू दिल्ली का जो है ये इसका नोटेज इंस्टीट्यूशन था इस IISF में। अगर आप इसमें देखेंगे तो पीएम मोदी ने बहुत मेजर चीज़ों को हाईलाइट किया था, जो मैं आपको बहुत मेजर चीज़ें आपके साथ हाईलाइट कर देती हूँ। इसमें नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी जो 2020 में लॉन्च किया गया था उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। उन्होंने कहा था कि ये स्टूडेंट का जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अर्ली स्टेजेस में जो स्टूडेंट्स पहले क्या होता था, बुक्स पे पढ़े रहते थे, अब वो बुक्स से रिसर्च एंड एप्लीकेशंस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। द चेंज इज बीइंग सपोर्टेड through establishment of Atal Innovation Mission and Atal Tinkering Labs के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाएगा। सपोर्ट फॉर क्वालिटी रिसोर्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो स्कीम विच इज हेल्पिंग साइंटिस्ट इन टॉप इंस्टीट्यूशन। इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। इट मे बी मैंशनड दैट CSIR एंड NISCAIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, organize the Vijnanic International Science Literature Festival 2020 to mark the birth anniversary of Srinivas Ramanujan on 22nd December 2020। चलिए इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, Where was 5th India International Science Festival 2019 was held। तो ये जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, पैसेक्स नेवल एक्सरसाइज 2020। अभी रिसेंटली 2 पैसेक्स बैक टू बैक हुए थे। पहला इंडिया और वियतनाम के बीच में साउथ चाइना सी में हुआ था ऑन 26 थ्रू 27 दिसंबर 2020। दूसरा जो है वो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था एट इंडियन ओशियंस रीजन ऑन 4th to 5th दिसंबर 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी रिसेंटली सस्टेनेबल गोल्स की बात चली थी कि सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इंक्लूड 17 सस्टेनेबल गोल्स इंटेंड टू अचीव बाय 2030। इसमें जो 17, हालांकि इसमें 17 गोल्स थे बट कुछ मेजर गोल्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सस्टेनेबल गोल नंबर 1, तो वो नो प्रॉवर्टी था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये गोल भी। व्हाट इज सस्टेनेबल गोल 2, जीरो हंगर, ये भी उनको 2030 तक अचीव करना था। व्हाट इज सस्टेनेबल गोल 5, जेंडर इक्वालिटी, ये भी हमें 2030 तक अचीव करना है। और सस्टेनेबल गोल 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल गोल नंबर 13 है क्लाइमेट एक्शन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल गोल 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग जो था वो सस्टेनेबल गोल नंबर 3 था और ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन प्लेस्ड बाय इंडिया एट WHO's लिव्स इन बैलेंस समिट 2020 फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज फॉर वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट ग्लोबली। तो ये जो समिट है वो 11 दिसंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था।
इसमें इंडिया ने $2 बिलियन जो है वो देने का इंडिया ने प्लेस्ड किया था टू स्ट्रेंथन ऑल लेवल ऑफ केयर इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड टू इंश्योर एसेंशियल पब्लिक हेल्थ function with focus on women, children and adolescent. The global commitment made by all the countries is $20.6 बिलियन, जिसमें इंडिया की तरफ से 2 बिलियन का जो $2 बिलियन का जो कमिटमेंट है वो इंडिया की तरफ से दिया गया था। अगर मैं आपको इस समिट के बारे में बताऊं तो ये समिट जो है कोर ग्रुप जो WHO का है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। द पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजेस 2030, इसके द्वारा ये जो समिट है लाइव्स इन बैलेंस समिट 2020 इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आप इसमें कुछ हाइलाइट्स देखेंगे तो वो ये था कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंडिया, केनिया, लिबिया एंड नाइजीरिया हैव प्लेस्ड ए टोटल अमाउंट ऑफ $6.6 बिलियन, जो ये कंट्रीज जो थी, जो 32% था टोटल अमाउंट का, वो इन कंट्रीज के द्वारा दिया जाएगा। तो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड ग्रांट्स गिवन बाय जर्मनी, कनाडा, स्वीडन, यूके, यूएसए and the Bill and Melinda Gates Foundation adds another $14 बिलियन, जो कि 68% था टोटल अमाउंट का, वो इन कंट्रीज के द्वारा दिया जाएगा, और 32% जो कि 6.6 बिलियन था वो इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के द्वारा जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन हैज़ बीन जज्ड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री इन द ईयर 2020? तो नोंगपोई सेकमाई जो पुलिस स्टेशन है मणिपुर का, वो इंडिया का बेस्ट पुलिस स्टेशन था इन द ईयर 2020। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू अलाउ द प्रोडक्शन, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ लैब क्रिएटेड मीट? तो ये अलाउ रिसेंटली सिंगापुर के द्वारा किया गया है कि जो लैब में मीट क्रिएट किया जाएगा उसका प्रोडक्शन भी होगा, सेल भी होगा, उसका कंजम्पशन भी किया जाएगा लोगों के द्वारा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम ओनली द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूएसए टू लीव अ फ्लैग ऑन द ल्यूनर स्पेस? तो यूएसए के बाद अब चाइना का फ्लैग जो रहेगा वो ल्यूनर स्पेस में रहेगा। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री इज प्लानिंग वन नेशन वर्ल्ड हेल्थ कार्ड सिस्टम बाय 2030? तो ये इनिशिएटिव जो है वो इंडियन के गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, और कहा जा रहा है कि जैसे हमारा एक आधार कार्ड हर लोगों का रहता है, उसी तरीके से वन नेशन वन हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है 2030 तक इंडिया में पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ? ये प्रोजेक्ट जो है वो गोवा में लॉन्च किया गया है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ए जॉइंट वेंचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट ऑफ गोवा साइंड ए MOU इन दिस रिगार्ड। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2021 एज स्वर्णिम विजय वर्ष टू कमेमोरेट इट्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। 16 दिसंबर जो होता है उसको मार्क द एनिवर्सरी ऑफ मिलिट्री विक्ट्री, द नेशन विल सेलिब्रेट स्वर्णिम विजय वर्ष गोल्डन विक्ट्री ईयर के रूप में सेलिब्रेट करेगा थ्रू सेवरल इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री एंड इट विल कंटिन्यू फॉर ए ईयर। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ? ये योजना जो है वो राजस्थान में लॉन्च किया गया है। देखिए ये एक प्रोजेक्ट था, वहाँ पे अन्नपूर्णा प्रोजेक्ट, अन्नपूर्णा योजना, उसी को मॉडिफाई करके इंदिरा रसोई योजना को वहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जो राज्य में जितने भी गरीब लोग या फिर ये कहें कि जो मजदूर लोग दूसरे राज्यों से आकर के काम कर रहे हैं, या खुद के राज्य के लोग जो मजदूर लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको 2 वक्त का प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। इसके तहत क्या होगा, राज्य सरकार सिर्फ 8 रुपये में लोगों को भोजन दिया जाएगा हर वर्ष। इस पर्टिकुलर इंदिरा रसोई योजना के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 2 टाइम आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा। दिन का खाना अगर आप देखेंगे तो 8 बजे से 1 बजे के बीच में 8 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रात का खाना भी उसी तरीके से हो जाएगा, 5 बजे से 10 बजे के बीच में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जितने भी मजदूर वर्ग के या फिर जितने भी गरीब लोग हैं जिनको न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पा रहा है, उनको सरकार के द्वारा एक छोटी सी मदद मिल पाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट वाज डिसॉल्व्ड
इन द सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर 2020 बिफोर इट्स ड्यू टर्म। तो नेपाल में अप्रैल और मई के बीच में इलेक्शन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, और अभी रिसेंटली दिसंबर 2020 में वहाँ का जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लूनर लेक हैज़ रिसेंटली बीन टैग्ड एज रामसर साइट वेयर इट इज़ लोकेटेड। ये जो लूनर लेक है 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। कहा जा रहा था कि यहाँ का पानी जो है रातों रात पिंक कलर का हो गया था। ये लेक जो है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में लोकेटेड है, और ये एक रामसर साइट है। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, शाहतूत डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन विच कंट्री। ये जो डैम है वो अफगानिस्तान में बनाया जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, और वहाँ पे जो नदी है काबुल नदी, वहाँ पे ये जो डैम का काम है वो प्रपोज्ड है कि वहाँ पे इसको कंप्लीट किया जाएगा। इस डैम के कंस्ट्रक्शन से काबुल सिटी में जो 2 मिलियन रेसिडेंट हैं उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो प्रोवाइड किया ही जाएगा, साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जो है सब्सिडाइज रेट में लोगों को मिलने लगेगा। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है, यूएसए प्रेस्टिजियस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड ऑन 21 दिसंबर 2022। ये अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और पीएम मोदी को मिला है, इस वजह से और भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। ये अवार्ड जो है 3 लोगों को दिया गया था। पीएम मोदी को दिया गया था, स्कॉट मॉरिसन जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं उनको दिया गया था, और शिंजो आबे जो कि फॉर्मर जापान के पीएम रह चुके हैं उनको भी इस अवार्ड से नवाजा गया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इज मीन टू बी इंडियन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। ये बुक जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है शशि थरूर जी, उनके द्वारा लिखा गया है। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हुए, उसमें से एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, लिहुडी प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ये जो प्रोजेक्ट है वो सतलुज रिवर पे बनाया गया है इन शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द इन्वेस्टमेंट फॉर 210 मेगावाट Luhdi Stage 1 hydroelectric project. It is being implemented by Satluj Jal Vidyut Nigam Limited on build, own, operate, maintain basis with active support from Government of India and the state government. 758.20 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनुअली इससे जनरेट होगा। देखिए, इससे हिमाचल प्रदेश को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। पहला तो इससे आपको फ्री पावर प्रोवाइड हो जाएगा, 100 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ पर रेसिडेंट्स को वहाँ पे दिया जाएगा। इससे एक न एक तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो इस प्रोजेक्ट के आने से हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे तरीके की सोशो इकोनॉमिक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को आपको मिलेगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, हु वॉन बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड जो है वो ल्यूइस हैमिल्टन को दिया गया है। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है वो ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट इन क्लोज पार्टनरशिप विथ फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी, एलैंड रिंग डनबर्ग एंड स्कॉलर्स एट रिस्क एंड वीडेम इंस्टीट्यूट, इन सब के द्वारा मिलकर के इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत लीन एंड थिन लैंग्वेज में ये है कि इट रिफर्स टू अ स्कॉलर्स फ्रीडम टू एक्सप्रेस आइडियाज विदाउट रिस्क ऑफ ऑफिशियल इंटरफेरेंस और प्रोफेशनल डिसएडवांटेजेस। इट कंप्राइजेज लेवल ऑफ एकेडमिक फ्रीडम वर्ल्ड वाइड एंड इनहेंस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स कर्टेलमेंट। अगर आप इस इंडेक्स में 2020 के इस एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में देखेंगे तो यूरुग्वे एंड पुर्तगाल वो टॉप परफॉर्मर्स थे विथ स्कोर 0.971 ईच। इसमें जो स्कोर होता है ना वो 0 से 1 के बीच में ही स्केल करता है। अगर आप इसमें इंडिया का स्कोर देखेंगे तो 0.352 था। इज क्लोजली फॉलोड बाय सऊदी अरबिया एंड लीबिया। अगर आप मलेशिया, पाकिस्तान एंड ब्राज़ील की बात करेंगे, दे आर अहेड ऑफ इंडिया। चलिए, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। दिल्ली एनसीआर का ये सेकेंड एयरपोर्ट है। इससे पहले दिल्ली में था आईजीआई एयरपोर्ट। ये जो एयरपोर्ट है वो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है टू बी कंस्ट्रक्टेड नियर द टाउन ऑफ जेवार इन गौतम नगर, उत्तर प्रदेश। द एयरपोर्ट इज टू बी डेवलप्ड थ्रू ए पीपीपी मॉडल के तहत इसको डेवलप किया जाएगा। अब प्रपोज्ड है कि ये जो बिल्डिंग है प्रॉपर और उसका रनवेज वगैरह जो है इस एयरपोर्ट का वो 2022 से 2023 तक ये तैयार कर दिया जाएगा। 7200 एकर्स का ज़मीन है जिसमें
6 रनवे का ये एयरपोर्ट बनेगा। ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसमें एक और फैसिलिटी होगी, इट विल हैव ए लोगो डेफिक्टिंग अ फ्लाइंग सॉरस क्रेन। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया हैज़ इट्स ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। विच आर अदर कंट्रीज टू हैव देयर ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम? तो इंडिया के साथ साथ यूएसए के पास भी उसका रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसको हम जीपीएस बोलते हैं। रशिया का देखेंगे तो रशिया के पास भी है, और चाइना का देखेंगे तो चाइना के पास भी है। तो अभी तक 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास उनका रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिसमें इंडिया का नाम भी अब जुड़ चुका है। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है कीवी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में भी था। ये एक फ्रूट है अरुणाचल प्रदेश का। आर द ओनली कीवीज इन इंडिया टू हैव ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। जीरो वैली है अरुणाचल प्रदेश में, हैज़ द मोस्ट सुटेबल एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन फॉर कीवी कल्टिवेशन। इसके बाद का हमारा न्यूज़ है कैरेट एक्सरसाइज के बारे में। पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग। इट इज़ अ सीरीज ऑफ एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय यूएस पैसिफिक फ्लीट विथ कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और पॉपुलर अवार्ड जिससे मोदी जी को इन लास्ट 5 ईयर्स में नवाजा गया है वो डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला अवार्ड है अब्दुल अजीज़ अल सौद। ये सऊदी अरबिया का अवार्ड है। 2016 में मोदी जी को इससे नवाजा गया था। ये हाईएस्ट ऑनर है सऊदी अरबिया का, अवॉर्डेड टू नॉन मुस्लिम डिग्निटीज। दिस अवार्ड इज नेम्ड ऑन द नेम ऑफ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सऊदी स्टेट अब्दुल अजीज़ अल सौद के नाम से इस अवार्ड का नाम रखा गया था। इसके बाद का अवार्ड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान। 2016 में इससे मोदी जी को नवाजा गया था। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के नेशनल हीरो थे अमानुल्लाह खान, उनके नाम पे ये अवार्ड का नाम रखा गया था। इसके बाद हमारा थर्ड अवार्ड है ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड। 2018 में मोदी जी को इससे नवाजा गया था। हाईएस्ट ऑर्डर गिवन टू फॉरेन डिग्निटीज, किंग्स, हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट एंड द पर्सन ऑफ सिमिलर रैंक बाय द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन दिया गया था। और मोदी जी ये चौथे रेसिपिएंट है दिस अवार्ड के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अवार्ड था ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड इन 2019 बाय यूएई। इनको नवाजा गया था। ये जो अवार्ड है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर था यूएई का। मोदी जी 17वें अवार्डीज थे जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया था, बट फर्स्ट इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट अवार्ड है ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन बाय मालदीव्स इन 2019। ये 7th रेसिपेंट थे मोदी जी इस अवार्ड के। देखिए हालांकि मोदी जी को बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और अगर इसके बाद और कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं, जिसमें एक और नाम जुड़ता है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से उनको नवाजा जा चुका है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी उनको नवाजा जा चुका है। ऑर्डर ऑफ एस.टी. एंड्रीज अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड से जिससे मोदी जी को इन लास्ट 5 ईयर्स में नवाजा गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है राजा जॉन वुडपुथ-चारी के बारे में। ये एक इंडियन अमेरिकन है। अभी रिसेंटली इनको चूज़ किया गया है नासा के द्वारा फॉर मून मिशन के लिए। ही इज़ अमॉन्ग द 3 एस्ट्रोनॉट्स सेलेक्टेड बाय नासा एंड द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स बने थे 2017 में। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सबा अल खालिद अल सबाह के बारे में। अभी कुवैत के पीएम रीअपॉइंट किए गए हैं बाय MIR ऑन 8 दिसंबर 2020। ये क्यूवेती डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिशियन है हु सर्व्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट पोस्ट फ्रॉम 2006 अंटिल हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर इन 2019। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। अभी रिसेंटली 17th एनुअल फोर्ब्स का लिस्ट आया था जिसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन थी, जिसमें हम कुछ मेजर डिस्कस कर लेते हैं। पहला नाम अगर आप देखेंगे तो एंजेलिना मर्केल का था। ये चांसलर हैं जर्मनी की। इसके बाद अगर आप सेकेंड नाम देखेंगे तो वो था क्रिस्टन लेगार्डे का, प्रेसिडेंट है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। थर्ड नाम आता है कमला हैरिस का, अभी रिसेंटली यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। अगर आप हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी का नाम देखेंगे तो वो 41th रैंक पे आती है। फाइनेंस
मिनिस्टर हैं वो इंडिया की। 68th रैंक पे है किरण मजूमदार, सो एमडी है बायोकॉइन की, ये भी एक इंडियन है और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती हैं ये। इसके बाद अगर आप बांग्लादेश की पीएम जो शेख हसीना है वो देखेंगे तो वो 39th रैंक पे है। कुछ मेजर मैंने आपके साथ जो पॉपुलर नाम थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आप एक बार ये लिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन्स का नाम ज़रूर देख लीजिए, कुछ भी इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4th साउथ एशिया फोरम ऑन SDGs 2020, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2020, जो साउथ एशिया फोरम का जो 4th मीटिंग हुआ था, ये मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज्ड बाय UNESCAP एंड द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स ऑन 2nd and 3rd दिसंबर 2020। मिनिस्टर ऑफ स्टेट MHE जो है नित्यानंद राय, उन्होंने इंडिया को इसमें रिप्रेजेंट किया था। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इसके द्वारा ये जो पूरी मीटिंग है साउथ एशिया फोरम वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इट इज़ ए यूनिक प्लेटफॉर्म टू स्टेक होल्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, academics, the international community, civil society and the private sector to provide sub-regional perspective, identify priorities, share good practices, highlight critical outcomes। इस बार का जो फोकस था वो था completely strategies and responses to build back better after the COVID-19 pandemic। इसके बाद का हमारा न्यूज़ आता है गाओफेन 14 के बारे में। It is one of the 16 major projects of China which are aimed at boosting China's self-reliance in assessing high resolution अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। और ये जो गैफोन 14 है वो रिसेंटली 6 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था बाय लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के द्वारा। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस मीटिंग, इसको ADMM प्लस मीटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये हैनोई वियतनाम में 10th दिसंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया की तरफ से राजनाथ सिंह ने इसको रिप्रेजेंट किया था। अगर मैं आपको ADM प्लस प्लस के बारे में कुछ बताऊं तो 2010 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ये इसका 14th एडिशन था और इट इज़ ए प्लेटफॉर्म फॉर एशियन एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर टू स्ट्रेंथन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन फॉर पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन। इसका चेयरमैनशिप जो होता है वो ADM के चेयरमैनशिप को फॉलो करता है। जिस कंट्री के पास ADM का चेयरमैनशिप होता है उसी के पास ADM प्लस प्लस का जो चेयरमैनशिप है वो भी उसी के पास होता है। अगर आप इसको बनाने के पीछे एम देखेंगे ADM प्लस प्लस बनाने के पीछे तो ये था टू प्रमोट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थ्रू ग्रेटर डायलॉग एंड ट्रांसपेरेंसी। मैं आपको ADM प्लस प्लस जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो मेंबर कंट्रीज है उसके बारे में बता देती हूँ। ADM में जितनी भी कंट्री है एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में वो तो है ही साथ 8 और कंट्रीज़ हैं। तो अगर आप इनके नाम देखेंगे तो वो है म्यांमार, लाओ, PDR, कंबोडिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया, साउथ कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान, चाइना, न्यूजीलैंड एंड रसिया। ये कंट्रीज़ हैं, मतलब एशियन कंट्री ADMM की कंट्रीज़ तो है ही साथ इसमें 8 और कंट्रीज़ हैं जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप न्यू चेयरमैनशिप देखेंगे आसियान इन 2021 का तो वो है आपको ब्रुनई के पास। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन ज्वाइंट यूज ऑफ चाबहार पोर्ट वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया, ईरान एंड विच अदर कंट्री। चाबहार पोर्ट भी 2020 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये इससे न्यूज़ में था क्योंकि ईरान जो है वो इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। उसका कहना था कि जो ईरान और इसके बीच में एक डील साइन हुई थी वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, लेकिन बिना किसी नोटिस वगैरह के ईरान ने इंडिया को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया था। ये बहुत ज़्यादा इस वजह से न्यूज़ में था। अगर आप इस मीटिंग में देखेंगे अभी जॉइंटली एक मीटिंग हुई थी चाबहार पोर्ट को लेकर के, इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान के साथ ये मीटिंग हुई थी। और जब भी आप किसी कंट्री का नाम जिक्र आए तो आप उसका कैपिटल ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मैं आपको उज्बेकिस्तान का कैपिटल बताऊँ तो वह है ताशकंद। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट्स अरेबियन सी विथ विच इंपॉर्टेंट स्ट्रेट। तो ये गल्फ ऑफ ओमान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर बॉर्डर्ड बाय गल्फ ऑफ ओमान। तो ईरान, ओमान, पाकिस्तान एंड UAE ये कंट्रीज हैं जो गल्फ ऑफ ओमान को बॉर्डर करती है। इसके बाद का हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। विच समिट इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज स्प्रिंट टू ग्लासगो। तो क्लाइमेट
एम्बिशन समिट 2020 जो है विच वाज हेल्ड वर्चुअली ऑन 12 दिसंबर 2020, इसको स्प्रिंट टू ग्लासगो भी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 को डिस्कस कर लेते हैं। इट वाज को होस्टेड बाय यूके, यूएन, फ्रांस इन एसोसिएशन विथ चिली एंड इटली। वेरियस गवर्नमेंट्स एंड अदर पार्टीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर कमिटमेंट टू पेरिस एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया था, उन्होंने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया था। उनकी तरफ से ये कहना था कि इंडिया में 2014 तक 2.36 गीगावाट ही मतलब यूज़ करते थे हम लोग, और आज के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 36 गीगावाट का है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 तक 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो इंडिया जनरेट करने लगेगा। इंडिया एक्सपेंड्स इट्स फॉरेस्ट कवर ओवर द पास्ट एरियाज। अगर आपको इस बार इन्वायरमेंट डे जो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, अगर आपको उसका थीम याद होगा तो वो भी आपको अर्बन फॉरेस्ट से रिलेटेड भी था, और गवर्नमेंट 5 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अर्बन फॉरेस्ट को भी बढ़ाना चाह रही थी इसी पेरिस एग्रीमेंट के तहत। 2 मेजर इनिशिएटिव भी इंडिया की तरफ से लिया गया था, एक तो इंडियन सोलर एलियंस एंड दूसरा था डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं आपको इस समिट के बारे में कुछ और चीज़ें बताऊं तो इट विल मार्क द 5th एनिवर्सरी ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड विल प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लीडर्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट एंड द मल्टीलैटरल प्रोसेस। इस समिट का बेसिक ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो टू सेट आउट न्यू एंड एम्बिशियस कमिटमेंट अंडर द 3 पिलर्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट दैट आर मिटिगेशन, एडेप्टेशंस। ये कुछ इसके पिलर्स हैं जिसके तहत जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है वो सेट किया जाता है, और पेरिस एग्रीमेंट जिसका टारगेट था 2030 तक जो टारगेट था उसको पूरा करने के लिए जो बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, उनको कितने कमिटमेंट्स आपने पूरे किए और आपने क्या क्या स्टेप्स लिए, इस समिट में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया था। चलिए इसी के साथ प्रतियोगिता दर्पण फरवरी के जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको किसी पॉइंट पे कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए जनवरी का प्रतियोगिता दर्पण मैं अपलोड करूंगी, और उसके बाद आप लोगों के लिए दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण आएगा। मार्च का प्रतियोगिता दर्पण आते ही आप लोगों के लिए मार्च का प्रतियोगिता दर्पण भी प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि 2020 के जितने भी बैकअप का जो था वो भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूं, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। पहले जो आ रहा है प्रतियोगिता दर्पण वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं, इसके बाद जितना बैकअप है वो भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगी। करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने बीपीएससी का एग्जाम दिया होगा तो आपने देख लिया होगा कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज रहता है। यूपी पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है और झारखंड पीसीएस का भी आने वाला है। बीपीएससी का डेट आपको पता ही है, तो आप अपनी तैयारी को फास्ट अप कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। बीपीएससी का रिजल्ट भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्च तक आ ही जाएगा, पीटी का रिजल्ट आ ही जाएगा। अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो सितंबर के महीने में सीई टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो था वो जो रेलवे एसएससी इन सब के लिए होगा उसका भी फॉर्म आ जाएगा। वो एग्ज़ाम भी आपको सितंबर के महीने में होने वाला है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो आप इस सेक्शन पे बहुत फोकस कीजिए, और इस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही मूल मंत्र है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना रिवाइज कर सकते हैं रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए यूनियन बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी लेकर के आऊँगी, और एक डिटेल एनालिसिस भी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। इकोनॉमिक सर्वे भी आया था उसके ऊपर भी लेकर के आऊँगी। कोई और टॉपिक जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके उन डाउट्स को भी मैं क्लियर पूरी तरीके से कर सकूं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। इस कोविड के टाइम पे स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।